हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं वो पता करना जान लिया था कि उसका हम विभक्ति का डी निकालेंगे b² - 4ac इस फार्मूले से, और देखेंगे कि d का मान 0 से बड़ा आता है कि 0 से छोटा आता है कि 0 के बराबर आता है। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप से है। उस स्थिति में जो समीकरण थे उसके मूल किस तरह के थे? मूल मतलब x की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो दो मूल आते थे। द्विघात समीकरण है तो जाहिर है कि दो मूल आएंगे, और दोनों किस तरह से होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब है कोई भी हो सकता है, बटे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, परिमेय हो सकता है, परिमेय कुछ भी हो सकता है। और अलग अलग मतलब दोनों x के मान डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, अगर लेस देन 0 आएगा तो फिर इस स्थिति में मूल काल्पनिक होते हैं, मतलब हम मान नहीं निकाल सकते, मूल काल्पनिक होंगे। जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। मूल कैसे होते हैं उसके? इमेजिनरी या काल्पनिक होते हैं। ठीक है, और यदि 0 आएगा तो फिर से इसके दो मूल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे बट दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, कभी कभी एक नंबर का इससे प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो यदि 0 से बड़ा अगर धनात्मक हल करने पे आता है, धनात्मक संख्या, तो दो मूल दोनों अलग अलग और वास्तविक। यदि ऋणात्मक संख्या आती है 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक, तो दो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, और फिर उसको हल भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर 0 आता है तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक बट सेम होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब यही ज्ञात करना है जैसा मैंने अभी दिखाया था। फिर कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो कौन कौन से मूलों का अस्तित्व होगा? जब हम लेस देन ग्रेटर देन 0 निकालें, मतलब d निकालने पे धनात्मक वैल्यू आए तब अस्तित्व रहेगा। यदि d निकालने पे माइनस में वैल्यू आती है तो फिर अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, और यदि d निकालने पे 0 आएगा तो भी हमको वैल्यू निकालनी है। तो पहला हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर इसी का पहले का, ये दिया हुआ इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति देखना है कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो दिया है द्विघात समीकरण (2x² - 3x + 5 = 0). ठीक है, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से कर देता है। देख लेते हैं a की जगह क्या लिखा है? ax², a की जगह 2x² है, a = 2। bx की जगह पे b = bx - 3x, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे। b के सामने प्लस है, 3 के सामने माइनस है, इसका मतलब b बराबर क्या है? -3, और c बराबर है 5। ये दिए गए समीकरण की तुलना इससे करने पे ये हमने कर ली। अतः विविक्त कर d निकाल लेते हैं, b² - 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
-4 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। b की जगह -3 का स्क्वायर, -4 गुणे 2 गुणे 5, -3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 दूनी 8, 5 40, 9 में 40 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा -31। तो d इक्वल टू माइनस में आया विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से कम है। माइनस का मान 0 से हमेशा कम होते हैं। अतः समीकरण के, ये जो समीकरण है, समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना था। तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। समीकरण के मूल किस तरह से, माइनस में आ गया, मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। इस स्थिति में इसका मान निकालना अब संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें केवल इतना ही निकालना है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल काल्पनिक होंगे। तो अब हम इसके लिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर चलो इसी का देखते हैं, वो किस तरह से है। सेकंड दिया हुआ है 3x स्क्वायर -4√3x + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। दिया है समीकरण 3x स्क्वायर -4√3x + 4 इक्वल टू 0। दिए गए समीकरण की तुलना इससे करने पर, ठीक है, करते हैं। ax स्क्वायर, a बराबर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, ax स्क्वायर 3x स्क्वायर। फिर bx प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो b बराबर हो जाएगा -4√3। फिर इसी तरह से c बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो अतः विविक्तिकर निकाल लेते हैं। अतः विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर -4ac, ठीक है। b स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे 3 इंटू c की जगह पे 4। ये देखो -4√3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3। ये 4√3 का मतलब होता है 4√3 गुणे 4√3। इसके स्क्वायर का मतलब इस तरह से होता है। तो 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3। तो ये हो गया हमारा 16 गुणे 3, और 16 गुणे 3 का मतलब 16 तिहाई 48। तो ये हो गया हमारा 48, -4 तिहाई 12 चौको 48, 48, 48 - 48, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो इसके मूल मैंने किस तरह से बताया। अतः समीकरण के मूल, समीकरण के दोनों मूल, दो मान आएंगे ना, पदक समीकरण है तो दोनों मूल वास्तविक, पिछली बार क्या हुए थे, मूल काल्पनिक हो गए थे, इस बार वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा समान, वास्तविक तो ठीक है, समान का मतलब जो दोनों मान x के निकालेंगे वो एक ही आएंगे अगर बराबर 0 है। तो अगर 0 से बड़ा आता, कोई पॉजिटिव संख्या आती, तो फिर दोनों मूल, जैसे 0 के अलावा 3 4 5 कुछ भी आता, ठीक है, तो दोनों मूल कैसे होते, वास्तविक तो होते ही, बट या तथा अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। इतना उसमें करना था बस। अब उसमें सवाल में आगे दिया है यदि मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है क्योंकि वास्तविक है तो अस्तित्व है,
ठीक है, तो उसको ज्ञात भी करना है, तो अब ज्ञात कर लेते हैं। अतः फार्मूला हमको पता ही है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला पहले ही आप लोगों को बता दिया गया, इसमें मान रख लो माइनस b का मान है माइनस 4√3, तो माइनस 4√3, ये माइनस फार्मूले का और ये b की जगह प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हालांकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का मान 0 लिखा हुआ है, इस पूरे की जगह पे चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, यही माना निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और नहीं चाहते हो तो फिर लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3 इंटू सी मीन्स 4 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 3, ये ठीक है। और हल करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर मैंने करके बताया था ना, ये इसका स्क्वायर 48 है, 48 माइनस 4 के 12 चौको फिर से 48 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 हो गया, ये हो गया 4√3 प्लस माइनस 48 में 48 घटाएंगे 0 अपॉन 6, और 0 मतलब 0, तो कुल मिला के कितना मान बचेगा इसका 4√3 अपॉन 6, ऐसा लिख सकते हो प्लस माइनस 0/6, ठीक है। अब अगर ये 0 की जगह कुछ और आता तो हम लेते एक बार धनात्मक चिन्ह, फिर दोनों को जोड़ के 6 से भाग करते, अगर फिर एक बार क्या लेते माइनस, ठीक है ना, तो दो डिफरेंट वैल्यूज आती। यहाँ पे जब हम एक बार धनात्मक लेंगे तो भी 0 ही जोड़ेंगे, और ऋणात्मक लेंगे तो भी 0 ही घटाएंगे, तो 0 किसी संख्या पे जोड़ने घटाने पे उस संख्या पे कोई भी डिफरेंट नहीं होता। तो अतः डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अतः x बराबर 4√3/6 और 4√3, 2 बार लिखना पड़ेगा लेकिन इसको, क्योंकि 2 मान है, ठीक है ना, समान होंगे तथा 2 मूल होंगे, चाहे कर लो धनात्मक लेने पे, फिर लिखो 4√3 प्लस 0/6, बाकी अगर 0 के अलावा कुछ आता तो आप कैसे लिखना पड़ता, यहाँ पे 0 आया तो मैंने एक साथ लिख दिया है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6 बराबर क्या हो जाएगा 4√3/6, 0 जोड़ेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 4√3 माइनस 0/6, तो ये भी घटाएंगे तो वही आएगा, अतः x बराबर 4√3/6 और 4√3/6, ठीक है। जिस सवाल में यहाँ पे पूछा जाएगा तो जोड़ देंगे, यहाँ तो 0 था तो घटाने के लिए आया तो घटा देंगे। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। एक इस पे और थर्ड दिया हुआ है, वो आप लोग अपने से करके देखोगे कैसा बनता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल हो। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, दूसरे नंबर वाला। तो इसमें हमको k की वैल्यू निकालनी है, यू नो k की वैल्यू क्यों निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, k की वैल्यू निकालना है, जबकि दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशंस के दोनों मूल बराबर हैं, तो वो जो हम विविक्तिकर निकालते हैं d इक्वल टू, तो वो ऑलरेडी दिया है d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो करके देखते हैं सेकंड नंबर का फर्स्ट,
दिया है द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। ये दिया हुआ है। इस समीकरण के दोनों मूल क्या है? के दोनों मूल लिख सकते हो। के दोनों मूल क्या है? बराबर है। अब दोनों नहीं लिखा क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, तो दोनों बराबर है। ठीक है ना? अब बाकी काम वही करना है। दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दो भाई। a की जगह क्या लिखा है? 2। b की जगह क्या लिखा हुआ है? के ax स्क्वायर 2x स्क्वायर bx kx और c की जगह पे लिखा हुआ है 3। ठीक है ना? विभक्ति का निकाल लेते हैं। अतः विभक्ति का d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना दिया हुआ है? k स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 4 गुणे a है 2 और c कितना है? 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? k स्क्वायर 4 दूनी 8 8 3 24। ये इतना आ गया। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? दोनों मूल बराबर हैं। तो किस कंडीशन में दोनों मूल बराबर होते हैं? जब विभक्ति का 0 आता है। चूंकि दिए गए समीकरण दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है। चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, तो बराबर किस कंडीशन में होते हैं? d बराबर 0। जब विभक्ति का उनका क्या हो? 0। जब हम उसको हल करते हैं जब 0 के बराबर हल होता है, क्योंकि जब 0 से ज्यादा आता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। जब माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, और जब बराबर 0 आता है तब दोनों मूल समान होते हैं। तो d बराबर 0। d की वैल्यू हमने निकाली है, तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। 24 को उधर लेके जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 24। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। वर्गमूल ले लिए दोनों तरफ का। ये हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्याई 24। तो ये हो जाएगा k बराबर हमारा प्लस माइनस, इसका 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 गुणे 3 मतलब 6। तो k के मान क्या हो सकते हैं? प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना? k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया। अब इसमें एक और दिया हुआ है, इसको भी दिखा देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप से। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया इसको। ठीक है, इसी में जो सेकंड नंबर दिया हुआ है दिया है द्विघात समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। kx के अंदर गुणा करेंगे kx स्क्वायर
के एक्स का -2 में होगा तो -2kx, ठीक है, और +6 = 0 के मूल बराबर, ये दिया हुआ है, इसमें भी वही कंडीशन है। ये जो समीकरण है इसके मूल बराबर है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण x की घात 2 नहीं लग रही थी, अब लग रही है। बाकी सब कुछ उसी तरह से करना है। दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है, तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर कर देते हैं। ax² की जगह पे क्या दिया हुआ है, kx², तो a की जगह पे क्या है, k, a = k प्लस bx, b की जगह पे क्या दिया है भाई, यहाँ पे प्लस माइनस भी देंगे, ठीक है ना, तो b की जगह पे -2k, x की जगह पे x, तो b = -2k, केवल x को छोड़ेंगे, ठीक है ना। x के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, x के आगे b लिखा है और यहाँ x के आगे -2k, तो ये -2k हो गया, और c बराबर क्या लिखा हुआ है, 6, तो c = 6 हो गया। अतः विविक्तिकर d = b² - 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा -2k² -4 गुणे a की जगह पे k है और c की जगह पे 6, ठीक है ना। ऊपर से मान रखिए, a b c के मान इस पे रख दिया गया। -k² तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और साथ में k का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4k² -4 × 24 और k, ठीक है, ये इतना हो गया। ये d बराबर निकाल लिया। अब चूंकि इसमें दिया हुआ है, चूंकि समीकरण के दोनों मूल क्या दिए हैं, बराबर, ये सवाल में दिया है। ये कब होता है, जब d = 0 होता है, तब दोनों मूल बराबर होते हैं। d = 0 का मतलब ये इतना बराबर 0, 4k² -24k, क्योंकि d की तो वैल्यू हमने निकाली है, यहां से हम 4k को कॉमन कर सकते हैं, 4k कॉमन हो गया, बचा k² था तो केवल 1k, -24 था, 4 बाहर आ गया, 6 बचा, k भी बाहर चला आया, बराबर 0। ये 3 गुणनखंड हो गए, 4 गुणे k गुणे 4 does not equal to 0, 4 कभी भी 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 4 तो 4 है, तो ऐसा समझो कि 4 को बस उधर ले गए तो 4/0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। यहां से हो गया k × k - 6 = 0। अब गुणनखंड में क्या देखते थे कि या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तब तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो गया, तो अतः k बराबर, अतः मत लिखो, जब लिखो, या तो k = 0 होगा, या k = 0, या तो k - 6 = 0। जब k - 6 = 0 होगा तो -6 उधर जाएगा तो 0 + 6 हो जाएगा, तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा, 6, 0 + 6 0 6, अतः k बराबर 2 मान आ गए, 0 और 6। इस तरह से ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, k बराबर क्या क्या आ गया, 0 और 6, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड नंबर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, एक आम की बगिया बनाना होगा तो क्या ये पॉसिबल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, ठीक है ना। यदि पॉसिबल है
तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो कैसे देखेंगे पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी ऐसे देखेंगे, हम उसका विविक्तीकरण निकालेंगे। पहले तो इसका हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे? इसका एक हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। जब वो द्विघात समीकरण बन जाएगा तो फिर उसका विविक्तीकरण d निकालेंगे, और d वही यदि ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया तो फिर संभव है। मतलब जब भी उसके दोनों मान निकाले जा सकते हैं, x की वैल्यू अगर निकाली जा सकती है तो फिर संभव है, और अगर नहीं निकाली जा सकती तो फिर संभव नहीं है। कब नहीं निकाली जा सकती? जब उसकी वैल्यू ऋणात्मक आए, लेस देन 0 आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो मान लिया, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी? अतः लंबाई के लिए कह रहा कि वो चौड़ाई से दुगनी है, तो 2x दुगनी मतलब 2 का गुणा चौड़ाई में, तो लंबाई 2x मीटर होगी। अब इसमें अब देखो, कोई भी लंबाई, कोई भी क्षेत्र दिया हुआ है, चाहे खेत दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, अगर उसमें लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट हो, लंबाई अलग और चौड़ाई अलग, इसका मतलब वो रेक्टेंगल शेप में है, आयताकार है। ठीक है ना? अब इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो गई तो बगिया कैसी हो गई? आयताकार। अतः तथा बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का बगीचा क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 800 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये बगिया का क्षेत्रफल, बगिया कैसे हो गई? आयताकार, लंबाई चौड़ाई डिफरेंट दी हुई है, तो इसमें हम आयत के साथ क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो बगिया का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 800। लंबाई कितनी है? 2x इंटू चौड़ाई कितनी है? x, 2x इंटू x बराबर 800। ठीक है ना? 2x स्क्वायर, x और x का गुणा हुआ x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 400। ठीक है ना? तो यहां से दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 20। तो वर्गमूल लेंगे तो x बचा 400 का वर्गमूल प्लस वो 20 होता है, तो हम प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। अब देखो x क्या था? चौड़ाई थी, तो x माइनस 20 के बराबर तो होगी नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती। x के दो मान आए, x स्क्वायर है ना, द्विघात समीकरण टाइप में था, तो x के दो मान आ गए, बट लंबाई और चौड़ाई, x के दो मान आ गए प्लस 20 और माइनस 20, बट लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव, थोड़े से भी नापेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना? तो x बराबर माइनस 20 नहीं हो सकता, अतः x बराबर क्या होगा? 20 होगा। अतः आम की बगिया की चौड़ाई, क्योंकि x हमने चौड़ाई माना था, कि चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर, माइनस क्यों नहीं लेंगे बता दिया आपको, तथा लंबाई, आम की बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई 2x है, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो यह आ गई हमारी आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 था भाई, 4 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर से वही पॉसिबिलिटी चेक करना है पहले, फिर हमको उसकी वर्तमान आयु निकालना है। किसकी निकालना है, क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। कौन कितने वर्ष का है ये नहीं पता, मित्रों का नाम भी नहीं पता है, ठीक है। 2 मित्र हैं, उन दोनों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। पर किसी एक की आयु कितनी है ये नहीं पता कि भाई ये 4 साल का है, दूसरा 16 का, कि दोनों 10-10 के हैं, वो हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, ठीक है। पहला मित्र x वर्ष का हो गया, अतः दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, इसकी x मान लिए, और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, क्या लिखा हुआ है, 2 मित्रों की आयु का योग। 2 मित्रों की आयु का योग मतलब पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, दोनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 20। पहले मित्र की आयु हमने मान ली x, तो ये हो गया x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। x को उधर लेके जाएंगे तो इधर दूसरा मित्र बस बचा, तो ये हो गया 20 माइनस x। तो दूसरा मित्र कितने साल का हो गया, 20 माइनस x वर्ष का, 20 माइनस x वर्ष हो गई, ठीक है। अब और आगे क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु 4 साल पहले पहला मित्र कितने साल का हो जाएगा भाई, अभी कितना है x वर्ष की, ये वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष। तो 4 साल पहले निकालने के लिए वर्तमान आयु में 4 साल कम कर देते हैं, कम कर देते हैं मतलब वर्तमान आयु में 4 साल घटा देते हैं, तो ये हो गया x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। फिर दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, अभी दूसरा मित्र कितने वर्ष का है, 20 माइनस x का। तो 4 वर्ष पूर्व निकालने के लिए इसकी भी आयु में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष कम कर देना पड़ेगा। तो 20 माइनस x माइनस 4, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना है, 48 था। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, अर्थात इस तरह से दिया है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48, ठीक है। इसको हल करेंगे, x का 16 में गुणा किया 16x स्क्वायर, माइनस x में किया माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में किया 16 चौको 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। 16x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर नहीं होगा, x का 16 में किया तो 16x माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस x स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, 16 और 4 20x हो गए और माइनस 64,
इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो -48 इक्वल टू 0। उधर प्लस में था, बराबर किधर आया तो माइनस। ये -x² प्लस 20x 64 और 48 को जोड़ेंगे, माइनस और माइनस है तो माइनस ही आएगा। 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लेते हैं, x² माइनस जब हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ प्लस था तो माइनस 20x, यहाँ माइनस था तो प्लस 112 बराबर 0। ये माइनस को उधर लेके जाते हैं, इतना हो गया। ठीक है, सवाल में लिखा था क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु निकालो। अब हम देख लेते हैं इसका विविक्तीकरण निकाल के कि इसके मान कैसे आ रहे हैं। कब वर्तमान आयु निकाली जा सकती है, जब दोनों मूल वास्तविक हो। ठीक है ना, मूल कैसे हो, वास्तविक आए, यानी कि d का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो ही हम मान निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। अब इस समीकरण की तुलना ये उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त मतलब यही समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर देते हैं। ax² कुछ नहीं है, मतलब a बराबर क्या है, a बराबर a प्लस है या माइनस है तो bx माइनस 20x, b की जगह माइनस 20, b बराबर माइनस 20, c और c बराबर है 112। ठीक है, अतः d बराबर, अतः विविक्तीकरण d बराबर, d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, मान रख देते हैं b का, b² माइनस 4ac में b का क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। b का मान कितना है, -20, ये हो गया -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर 1 और c की जगह पर 112, -20 का स्क्वायर बेस दिशा में 400 और माइनस 112, 4 एकम 4 और 112 चौको 448, 400 में 448 घटाएंगे तो आएगा -48। जब विविक्तीकरण d का मान माइनस में आ जाए तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे का मतलब हुआ कि इस स्थिति में पॉसिबल नहीं है कि दोनों की वर्तमान आयु निकाली जा सके। आयु तो वास्तविक होती, काल्पनिक तो होती नहीं है कि मान लिया फलाने की आयु 515 साल है। ठीक है ना, तो अतः मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निकाला जा सकता, बट ये जो कंडीशंस दी हुई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, अतः दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से हमने पहले ही चेक कर लिया, नहीं तो फालतू फार्मूला लगा के चेक करते आंसर नहीं आता। चेक कर लिए क्योंकि वर्तमान आयु निकालना संभव नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना है। पार्क का परिमाप दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, माना पार्क की चाहे लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई कुछ भी मान सकते हो, लंबाई x मीटर है। ठीक है ना,
मीटर में दोनों दिए थे तो मान लीजिए कितना है, x मीटर है। अब लंबाई चौड़ाई दिया है, इसका मतलब पार्क आयताकार है, ठीक है ना। पार्क का अभी चौड़ाई किस तरह से निकलेगी, चौड़ाई नहीं निकली है ना, लंबाई तो हमने मान लिया पर चौड़ाई को कुछ नहीं माना, चौड़ाई के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। परिमाप, परिमाप बराबर दिया हुआ है 80 मीटर। पार्क जो है तो आयताकार है और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर। 2 को उधर ले आते तो बटे में चला जाएगा, लंबाई x हमने मानी थी तो लंबाई की जगह x लिख दिए, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 80/2, तो 1 कम 2 40 दूनी 80। तो x धन चौड़ाई बराबर कितना बचा, x धन चौड़ाई बराबर बचा 40 मीटर। अब हम चौड़ाई को इधर रखेंगे क्योंकि चौड़ाई निकालेंगे, तो यहां से चौड़ाई बराबर आ गई 40 माइनस x मीटर, चौड़ाई भी आ गई, ठीक है, चौड़ाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 400 वर्ग मीटर। आयताकार पार्क है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी दी हुई है, दी नहीं है, मान लिया x। चौड़ाई को कितना माना, 40 माइनस x बराबर 400। इसका गुणा करते हैं, x का 40 में किया 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं, माइनस x स्क्वायर को पहले लिख लिए, प्लस 40x और माइनस 400 बराबर, इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। इसका माइनस भी उधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण बन गया ना। अब पूछ रहा था क्या पार्क इस तरह का बनाना संभव है, तो हम इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, a की जगह पे क्या है, a की जगह पर a, b की जगह पर माइनस 40 और c की जगह पे 400 है, तो आता d बराबर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है अंडर रूट, b है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक है। माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 1600, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये भी हो गया 4 चौको 1600 और 1600 में 1600 घटाए तो 0। जब d बराबर 0 आ जाए मतलब मूल वास्तविक होंगे, अतः पार्क की लंबाई व चौड़ाई निकालना संभव है। तो कह रहा था निकालो, तो आता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे और abc के मान रखेंगे, ठीक है ना। abc के सारे मान यहाँ पे लिखे हुए हैं, रखोगे तो x का मान आएगा, x का वैसे भी एक ही मान आएगा, ठीक है ना। और जो x का मान आएगा वो हमारी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 40 में जितना भी x का मान आएगा उसको घटा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। सब लोग इसे अपनी अपनी कॉपी में लगा लेना। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।